वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ सारे जो भागे हैं मिले, इनको काउंटर किया जाए। मैंने एक सवाल मैं आपसे करूंगा, गाड़ी पलटने का डर अतीक अहमद को पहले बार भी था, इस बार भी डर है, और अतीक अहमद ने कहा भी था कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के मुझे मारना चाहते हैं। गाड़ी पलटने को लेकर परिवार का रिएक्शन क्या है? अगर ये पलटने वाली बात है तो संभवतः कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यही मांग करूंगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आदमी की हत्या करवाई, मेरे आदमी की हत्या करवाई इन्होंने, ये ठीक नहीं था और इन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है ये बहुत ही गंदा और बहुत ही भद्दा है। इन्हें जो है उसी तरह से करना चाहिए था जैसे आप पैसा कमा रहे हो, अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते, जो कुछ करते, लेकिन मुझसे नहीं मतलब था। लेकिन मेरे आदमी की इन्होंने हत्या कराई है। मैं ये मांग करूँ कि जैसे इन्होंने किया वैसे इनके साथ भी होना चाहिए। माता जी, आखिरी सवाल मैं शाइस्ता परवीन को लेकर आपसे पूछूंगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये पता चल रहा है कि शाइस्ता परवीन ने इस पूरे प्लान को लीड किया। मुख्य रूप से शाइस्ता परवीन की भूमिका इस पूरे मामले में थी। आप कैसे देखती हैं, क्या वाकई शाइस्ता परवीन पर जितने भी इल्जाम लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? देखिए, जेल से उसका आदमी अतीक और अशरफ दोनों वहाँ से अपना पूरा षड्यंत्र रचे, अपनी बीवी से बात किए। बीवी पूरा यहाँ से लेडीज डॉन बन करके, जितनी भी हमने सुना, पूरा मोबाइल खरीदा, गुंडों को पैसा दिया, रहने का संरक्षण दिया। मर्डर करने के बाद भी उसने सबको रखा, भगाने के लिए वो पूरा रास्ता खोज बैठी थी। तो पहले अतीक पूरा डाउन था, अब अतीक की बीवी पूरा शाइस्ता परवीन, पूरा उसका हाथ है, वो पूरे गुंडे माफियाओं के साथ है। एक आखिरी सवाल और माता जी, अब आप लोगों की मांग क्या है? अतीक अहमद एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और इस सिलसिले में अब उससे पहली बार पूछताछ होगी। अरे बेटा, जो पूछेगा शासन पूछेगा, प्रशासन करेगा, हम क्या करेंगे? हमें तो बस सुनना है भाई। जो पूछे जो करे हमें मंजूर है, हम क्या कर सकते। आपकी मंशा तो कुछ होगी ना माता जी? मेरी मंशा तो पहले से हम चिल्ला रहे हैं, जो मेरे बेटे के कातिल हैं उनको पकड़े, उनको इनकाउंटर करें, बस। तो इस पूरे मामले में उमेश पाल के परिवार का क्या कुछ कहना है, उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, आपने सुना। और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर से यही दोहराया है कि उमेश पाल के हत्यारों को सख्त सजा दी जाए, उनका एनकाउंटर तक किया जाए। विजय अभिषेक के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो आप सुन रहे थे, वैभव हमारे सहयोगी बात कर रहे थे उमेश पाल के परिवार से, उस परिवार से जिसने पहले अपहरण का दंश झेला और उसके बाद हत्या कर दी गई उमेश पाल की। लेकिन उमेश पाल की कोशिशों का ही नतीजा था कि उम्र कैद की सजा अपहरण मामले में हुई है और अब पेशी के लिए ले जाया जा रहा उमेश पाल हत्या मामले में, जिसमें रिमांड की भी मांग करने वाली है पुलिस। ऐसे में उमेश पाल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अमित के अंजाम तक पहुंचाएगा अतीक को। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साबरमती जेल से काफिला निकल चुका है अतीक का और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगने वाला है। कुल 1300 किलोमीटर का फासला तय करना है अतीक अहमद को। और देखिए कितना हास्यास्पद है कि एक डॉन, एक माफिया कह रहा है कि पुलिस की नीयत खराब है। वो शख्स जिसने इतनी हत्याएं की, इतनी फिरौतियां मांगी, लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी और 2 अहम गवाहों को मौत के घाट उतार दिया, वो शख्स, वो माफिया अतीक कहता है कि पुलिस की नीयत खराब है। जरा सोचिए कि जिस तरीके से इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है, फेयर तरीके से, कि पुलिस तमाम सबूतों को खंगाल रही है और कस्टडी की कोशिश करेगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद, ये तमाम लोग बहुत मुख्य अहम गवाह के तौर पर, अहम कड़ी के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, साबित हो रहा है। जरा रूट आपको समझा देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मुख्तलिफ राज्य हैं जहां के जरिए अतीक प्रयागराज पहुंचेगा उत्तर प्रदेश के। देखिए, काफिला साबरमती जेल से निकलकर दाखिल होगा राजस्थान कोटा में, उसके बाद शिवपुरी मध्य प्रदेश का इलाका है जहां पर काफिला पहुंचेगा और प्रिजन वैन में, हाईटेक जो प्रिजन वैन है उसके अंदर अतीक को रखा गया है। फिर झांसी पहुंचेगा काफिला, उत्तर प्रदेश के झांसी में, और झांसी के बाद धीरे धीरे काफिला प्रयागराज की तरफ बढ़ेगा, बांदा,
बांदा जो बहुत करीब है अवध के, बांदा के बाद दूसरा जो अहम पड़ाव होगा जो बहुत करीब है इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के, बांदा के बाद प्रयागराज काफिला पहुंचेगा अतीक अहमद को लेकर। तो ये संभावित रूट है जिस रूट पर अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंचेगी। साबरमती जेल से वो निकल चुका है और हमने सुना भी वो कह रहा है कि इनकी नीयत खराब है, मुझे जान से मारा जा सकता है। कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करता है एक माफिया, एक ऐसा शख्स जिसने कई जिंदगियां ले ली, कईयों की प्रॉपर्टी हड़पी और कईयों को तकलीफ दी है। सृष्टि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही है, उस रूट पर भी है। सृष्टि, अतीक अहमद ये कहता है कि नीयत में खोट है, नीयत खराब है। एक डॉन, एक माफिया के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अमित, जैसा आपने कहा कि बहुत हास्यास्पद है इस तरीके की बयानबाजी, जो एक माफिया, एक गुंडा जिसका वर्चस्व कभी रहा, प्रयागराज में जन्मा और प्रयागराज की धरती को किस तरीके से उसने कलंकित किया था, ये वो दौर जो लोग प्रयागराज में रहते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और उन तमाम लोगों से हमारे सभी सहयोगियों ने बात की थी कि आखिरकार आज आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि अतीक अहमद, जिसने इतना आतंक फैलाया प्रयागराज की धरती पर, प्रयागराज के आसपास के तमाम इलाकों में, कि लोगों का जीना मुहाल था, कोई एक जमीन नहीं खरीद सकता था, एक जमीन बेच नहीं सकता था, कभी भी किसी का भी अपहरण हो सकता था, कभी भी किसी को भी धमकी दी जा सकती थी। तो जिस खौफ और डर के साए में प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के निवासी, चाहे वो अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो, मुख्तार अंसारी हो, ये तमाम वो बड़े माफिया हैं। और अब ये हश्र इनका हो चुका है। ये एक मजबूत कानून व्यवस्था की बानगी है कि ये माफिया अपराधी जो कभी पुलिस को अपने इशारे पर नचाया करते थे, कि पुलिस इनके आगे नतमस्तक हो जाती थी, वो पुलिस से अब ये डर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। नीयत, ये माफिया कह रहा है कि पुलिस की ठीक नहीं है। और अशरफ ने भी यही जुबान यहाँ पर सीधे तौर पर लोमस ने जब बात की थी तो कहा था कि मुझे धमकी दी गई है, मुझे पुलिस की ओर से धमकी दी गई। आप सोचिए, माफिया कह रहा है कि उसको पुलिस ने धमकी दी है। जो माफिया पूरी जिंदगी, अपने पूरे 35-40 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसे कहा जा सकता है माफियागिरी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने लोगों को धमकाया है, उसने लोगों से रंगदारी मांगी है, लोगों की हत्याएं की है, लोगों का अपहरण किया है, लोगों का जीना मुहाल किया। वो कह रहा है कि मुझे पुलिस धमकी दे रही है कि 2 हफ्ते बाद लाकर निपटा दिए जाओगे। इस तरीके की बयानबाजी ये दोनों माफिया भाई जो है करते नजर आए हैं। जो ये बता रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उत्तर प्रदेश और बड़ी खबर बता दें, उमेश पाल की माताजी ने ये मांग की है कि अतीक अहमद का इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल की माताजी ने ये बात कही है कि अतीक का इनकाउंटर होना चाहिए। और उमेश पाल की पत्नी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। इस कड़ी तरीके से पूछताछ करी जाए, क्यों उन्होंने हत्या करवाई, किस कारण से हत्या करवाई। अपहरण कराया था तो अपहरण के नाते से आप बातचीत करते, जो आपने हत्या कराई, ये हत्या क्यों कराई आपने अपने बच्चे को लॉन्च किया, अपने बीवी को लॉन्च किया, अपने गुर्गों को लॉन्च किया, आपने पैसा दिया, मोबाइल दिया, अन्य चीज़ें ये सब कर करके रैकिंग करवाई। ये क्यों करवाया? उस आदमी ने तो सिर्फ कलम से लड़ाई की थी, तो कलम से ही लड़ाई करनी चाहिए थी, ना कि गुंडे और गोली और बम से बम। मैंने एक सवाल में और ऐड करूंगा इसमें। अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से इस हत्या के बाद बातचीत भी की थी और ये कहा था कि 18 साल बाद अब मैं चैन की नींद सोया हूँ। तो एकदम सो जाए ना, बिल्कुल सो जाए। चैन की नींद क्या, वो एकदम सो जाए, जैसे मेरे आदमी को सुलाया वैसे खुद को सो जाए, वो सोए, उसका पूरा परिवार सो जाए। हम तो ये मांग करेंगे अब। बिल्कुल, आपके दर्द और आपकी इस भावना को बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूं। माता जी, आज जब अतीक अहमद को साबरमती जेल के बाहर पुलिस वैन में, जेल वैन में रखा जा रहा था, तब उसने कहा कि उसे यूपी पुलिस की कहीं ना कहीं से भरोसा नहीं है, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर, और नियत पर शक जताया है यूपी पुलिस की। जैसा चोर को चोर ही नज़र आता है, जैसे वो नियतखोर है और पहले से सारी जनता के साथ उसने अंधविश्वास का काम किया है, तो वैसे आज उसको शक हो रहा है कि मेरे ऊपर पुलिस गलत एक्शन ले सकती है, पुलिस पे उसको भरोसा नहीं। बाकी उसके ऊपर जो है तो